ईरान से बड़ी खबर आ रही है। एक पूर्व प्रधानमंत्री और अभी वाइस प्रेसिडेंट रहे दो बहुत महत्वपूर्ण लोग नजरबंद किए जा चुके हैं। और अभी जो मौजूदा राष्ट्रपति पेजेश्कियान है, क्या उनके ऊपर भी कोई सवाल है? क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट हुए, जिस तरीके से इनका विकास हुआ, जैसे इन्होंने एक हिस्से को अपने आगोश में ले लिया, बाद में समझ में आया कि मोसाद और सीआईए के लोग इसमें पूरी तरह से घुसे थे। लेकिन क्या जो शुरुआती दौर में कुछ लिबरल्स, कुछ रिफॉर्मिस्ट जिनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने थे, वो रिफॉर्म नहीं किए जो करने थे, लेकिन वेस्ट को, वेस्टर्न फोर्सेस को और लिबरल आइडियाज को जगह दे दी ईरान के अंदर। और इसको लेके लंबा संघर्ष एक ईरान में चला है और चल रहा है। बल्कि एक जो नजरबंद किए जाने की जिनकी खबर है, वो रूहानी है, जो 2013 से और 2021 तक ईरान के प्रेसिडेंट थे बकायदा, और न्यूक्लियर डील के समय भी थे। और न्यूक्लियर डील के समय जो ओबामा के समय हुई थी 2016, जिसको बाद में ट्रंप ने रद्द कर दिया था, वो उस न्यूक्लियर डील के समय जो ईरान के जो नेशनलिस्ट फोर्सेस थी, जो और जिनको हार्डलाइनर्स वेस्ट कहता है, उन लोगों ने वार्न किया था कि ये इस न्यूक्लियर डील से कोई फायदा नहीं है, इसको कभी भी अमेरिका खत्म कर देगा, और बल्कि हमको अपने को इंटरनली मजबूत करना है। ये नहीं सोचना है कि वेस्ट सैंक्शंस हटाए और तभी ईरान का विकास हो। और देखिए वैसी स्थिति आज आ गई। अब 2021 में जो इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट चुने गए थे, वो जिनको वेस्ट हार्डलाइनर कहता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, और उन्होंने फॉर्मूला भी निकाल लिया था कि सैंक्शंस के अंदर रहते हुए भी कैसे ईरान को प्रॉस्परस बनाया जा सकता है। देखिए एक बहुत बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। एक रूहानी, हसन रूहानी, और दूसरा जवाद जारिफ, जो अभी स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के वाइस प्रेसिडेंट थे ईरान में, और 2024 में जिन्होंने रिजाइन किया। और ये दोनों जो है, रूहानी और जवाद जारिफ, ये बाहर पढ़े हुए हैं। कोई हार्वर्ड में पढ़ा है, कोई कहीं पढ़ा है, और स्कॉटलैंड में पढ़ा है, और इन लोगों के वेस्ट से लिंक बताए जा रहे हैं। देखिए ये जो चीज है, इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। अच्छा, और भी देखिए बड़ी बड़ी खबरें हैं ईरान में जो प्रोटेस्ट को लेके जो हुए, जो सो कॉल्ड प्रोटेस्ट हुए, उनको लेके नए वीडियो सामने आए। पूरे कितना नुकसान ईरान का हुआ, ईरानी सोसाइटी को हुआ, वो पूरा मतलब जो प्रॉपर्टी का जो नुकसान हुआ, उसके बारे में खबरें आ रही है। उसके साथ देखिए गाजा में भी जो पीस प्लान, जो पीस बोर्ड एक जो ट्रंप ने बनाया है, उसकी क्या क्या असल सूरत है। फिर उसके बाद भारत का भी कहीं ना कहीं एक इन्वॉल्वमेंट था कि वो ईरान में जो हो रहा है, ईरान डिस्टेबलाइज ना हो। और यहां पर इजराइल का भी ये था। इजराइल भी नहीं चाहता था कि कुछ ऐसी चीज हो जाए जिससे सीधा असर नेतन्याहू पे पड़े और ईरान इजराइल पे स्ट्राइक कर दे। तो ये भारत और इजराइल और ये इनका भी कहीं ना कहीं हित एक जुड़ा हुआ था कि अभी ईरान में इस तरह की कोई चीज ना हो। ये देखिए बड़ी बड़ी खबर आई। उधर पाकिस्तान का अलग एंगल था। तो ये देखिए आज हम इसको डिस्कस करेंगे। गाजा के बारे में भी महत्वपूर्ण खबर है। अब देखिए, अब यहां पर जो एक पूरी बात आ रही है, एक जो खबर आई है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने वेंसडे को, आज फ्राइडे है, वेंसडे को उन्होंने, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है, वेंसडे को उन्होंने ट्रंप से कहा था कि हमला मत करो। और उन्होंने, उनका यही कहना था कि अगर हमला हुआ, अभी हमारी इंटरनल सिचुएशन अच्छी नहीं है, यानी इजराइल की इंटरनल सिचुएशन अच्छी नहीं है। इजराइल में देखिए सोल्जर्स के सुसाइड केसेस बहुत बढ़ गए। जो 22,000 सोल्जर्स जो 7 अक्टूबर के बाद अभी इंजर्ड माने जा रहे हैं, कभी संख्या वो 40,000 बताई जाती, कभी 50,000, कभी 22,000। चलिए 22,000 की बात वो लोग कर रहे हैं, उसमें से 60% मानसिक रूप से बीमार है। और ये स्थिति बद से बदतर होती जा रही है इजराइल में। बहुत मतलब ये एक ऐसी परिघटना है जिसको लेके नेतन्याहू, अच्छा उसके बाद नेतन्याहू का ट्रायल चल रहा है, उसको लेके बहुत सारी समस्याएं हैं। जिसको जो मतलब अगर एक हमला हो जाता अभी ईरान का इजराइल के ऊपर, आगे क्या होता वो तो अलग बात है। लेकिन इजराइल के अंदर जो नेतन्याहू विरोधी हैं वो चढ़ जाते।
ये पूरा न्यूयॉर्क टाइम्स में इस पर पूरा आर्टिकल आया और उसमें वो बात भी कंफर्म की है न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल ने कि अरब जो देश है, जो अरब कंट्रीज हैं, उनका भी पूरा दबाव था। सऊदी अरब, कतर, इजिप्ट, टर्की, और मतलब ये टर्की अरब नहीं है लेकिन जो मुस्लिम देश है उनका भी पूरा दबाव था कि इसका फॉल आउट हम लोग झेल नहीं पाएंगे। अब देखिए ये सारी चीजें एक एक करके कैसे एक दूसरे से मिली हुई है। उसके बाद देखिए जो कुछ फुटेज सामने आए वो आप देखिए, एक वीडियो सामने आया है जिसमें जो करीब 4-5 दिन पहले का, जहां पर शुश्तर, जो साउथ वेस्टर्न ईरान में जगह शुश्तर, वहां पर मतलब ऐसे छोटे छोटे शहरों में बताइए महिलाएं देखी गई जो गणासा लहरा रही है। अब इससे देखिए प्रोटेस्ट पे सवाल उठ जाता है ना कि ये जब ऐसी सोसाइटी में जहां पर वेस्ट प्रचारित करता है कि महिलाओं का कोई बहुत ज्यादा भूमिका नहीं है, वहां ये देखिए महिलाएं गणासा हिला रही हैं और ये सब मोसाद और सीआईए द्वारा जो हथियार दिए गए। उसके बाद देखिए जो ये खबर आई है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान जो नुकसान हुए, देखिए 250 मस्जिदें क्षतिग्रस्त, 20 हुसैनिया धार्मिक केंद्र क्षतिग्रस्त, गुलिस्तान में इमामिया मस्जिद के प्रवेश द्वार नष्ट, 364 बड़े स्टोर दुकानें क्षतिग्रस्त, 419 छोटी दुकानें क्षतिग्रस्त, 30 प्रांतों में नुकसान की सूचना। 31 प्रांत हैं कुल ईरान में, आबादी करीब लगभग 10 करोड़ है। 30 प्रांतों में नुकसान की सूचना। रश्त और इलाम में चिकित्सा एवं उपचार केंद्र क्षतिग्रस्त, 182 एम्बुलेंस बुरी तरह क्षतिग्रस्त। एम्बुलेंसेस पे क्यों अटैक किया प्रोटेस्टर्स ने? अगर ये प्रोटेस्टर्स थे तो एम्बुलेंसेस पे क्यों अटैक किया भाई? अच्छा, अग्निशमन विभाग, फायर डिपार्टमेंट, फायर सर्विस के वाहनों और उपकरणों को $503 मिलियन का नुकसान, बैंकों को $14 मिलियन का नुकसान, कई बैंक जला दिए गए, 317 बैंक शाखाएं पूरी तरह नष्ट, 4,700 शाखाओं को 10 से 90% तक का नुकसान बैंकों का, जो पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। 317 तो नष्ट हो गई, 4,700 शाखाओं पे को 10 से 90% का नुकसान। क्यों? बैंकों पे हमला कौन करता है? कभी सुना है भारत में प्रोटेस्ट हुआ है? बैंक, इतने प्रोटेस्ट होते हैं यहां, बैंकों पे हमला मतलब आर्थिक रीढ़ तोड़ देने की पूरी साजिश। उसके बाद 250 एटीएम स्थायी रूप से बंद, बिजली क्षेत्र में $6.6 मिलियन का नुकसान, 3 प्रमुख पुस्तकालयों में आग लगा दी गई, 8 सांस्कृतिक धरोहर पर्यटन स्थल बुरी तरह क्षतिग्रस्त, 4 सिनेमाघर क्षतिग्रस्त। देखिए ये सारी चीजें एक के बाद एक जो है वो ये पूरी परिस्थितियां आ रही है। उसके बाद आप एक और वीडियो देखिए जहां पर लोग ऐसे कुछ दंगाई हैं, ये हमले की तैयारी कर रहे हैं, कपड़े के नीचे बंदूक छुपा रहे हैं, ये सारी चीजें। फिर आप देखिए जो मैंने आपको कल बताया था कि हवाई जहाज उड़ गए थे कतर के अल उदेद बेस से, अमेरिका के, ईरान पे अटैक करने के, लास्ट मिनट इंटरवेंशन हुआ, रुके। अब उनका कॉल लॉग मैंने कल दिखाया था आपको, फिर देखिए हमने उस पे एक राउंड बना दिया, उसमें आ गया है अबॉर्ट मिशन, यानी मिशन शुरू हो गया था तभी ये होता है कि अभी इस मिशन को टर्न बैक, इस मिशन को अभी छोड़ो। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आप देखिए एक कुछ मस्जिद डिस्ट्रक्शन के भी आप वीडियो देखिए।
अच्छा, एक और वीडियो है जिसमें सुरक्षा कर्मी को सीधे गोली मारी जा रही है। बड़ा मार्मिक एक एआई वीडियो बना है जो 3 साल की जो मेलिना लड़की थी, 3 साल की, जिसको करमान शाह में आतंकवादियों की गोली का वो शिकार हुई। और इसमें देखिए, इसके लेकिन जो जिन लोगों ने मारा उनको पकड़ लिया गया है। जिन लोगों ने मारा उनको पकड़ लिया गया है। और इनके पास जो है ये सिविलियन, कई जगह इन्होंने और भी सिविलियंस पे अटैक किया। इनके पास फायर आर्म्स थे, रेडियोस थे, होममेड बॉम्ब्स थे। और 48 घंटे मेलिना, जो लड़की करमान शाह में बेचारी, जिसकी मतलब हत्या हुई एक तरह से, 48 घंटे में ये जिन लोगों ने ये कांड किया वो लोग अरेस्ट हुए। उसके बाद देखिए, ये जो इंडिया का जो एंगल है, ये क्या है? इंडिया के एंगल में देखिए, कुछ प्रमुख भारतीय अखबारों में भी ये आया है। और वही बात जो मैं हमेशा कहता हूं चाबहार पोर्ट की, कि चाबहार पोर्ट जो है इंडिया की लाइफलाइन है मिडिल ईस्ट और जो सेंट्रल एशिया है उसके लिए। और चाबहार पोर्ट इंडिया नहीं अफोर्ड कर सकता लूज करना। वो बात कंफर्म हुई। $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है इंडिया का चाबहार पोर्ट। और कोई भी सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ता दखल होता है, तो उसका उल्टा असर पड़ेगा। सीधी बात, रद्द भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज, भारत का ईरान से ट्रेड $1.7 बिलियन है कम से कम। अगर और बाकी जो दूसरी तरह से होता है, क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस हैं, इसलिए अलग तरह से भी एक ट्रेड होता है, लेकिन जो ऑफिशियल ट्रेड है वो भी $1.7 बिलियन है। उसके बाद ईरान ने भारत की मदद की है कई मौकों पर, खासतौर पे मिड 1990s में, जब पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ इंटरनेशनल सैंक्शंस का, कश्मीर मुद्दे पे इंटरनेशनल सैंक्शंस का प्रस्ताव भारत पर पाकिस्तान यूएनओ में लाने जा रहा था, तो ईरान ने मदद की। ईरान ने साथ नहीं दिया, और ईरान ने साथ नहीं दिया तो बाकी अरब देश भी पीछे हट गए। ये बड़ी एक चीज है, और इसको लेके इंडिया में बहुत ज्यादा एक कंसर्न है कि हमें ईरान को गिरने नहीं देना है। और ये अभी के डिस्पेंसेशन में, यानी अभी जो सरकार में, उसकी बात कर रहा हूं, केवल अफसरशाही की बात नहीं कर रहा हूं। अभी भी जो सरकार है, जो फिलिस्तीन पे अभी भी 2 स्टेट सोल्यूशन पे अभी भी कायम है, जबकि प्रो इजरायली बेंट है उसका, इसी सरकार की बात कर रहा हूं। इसने भी ईरान में कुछ ना हो ये पूरी कोशिश की। और इसको लेके भी बहुत सारे अमेरिका की तरफ से दबाव, सारी चीजें आई, लेकिन भारत का अपना एक स्टैंड रहा। और उसने देखिए, अब इसमें देखिए, हमारा प्रेजेंट डिस्पेंसेशन से विरोध है, सब जानते हैं, लेकिन जो बात सच है, और जो बात एक अपने ही हित में सही, लेकिन एक बात जो आ रही है कि भाई इस समय नहीं ये सरकार अफोर्ड कर सकती कि ईरान गिरे, ये भी देखिए खुल के सामने आ गया। उसके बाद देखिए, जो अमेरिका जो सिक्योरिटी काउंसिल पहुंच गया है ईरान को कंडेम करने के लिए। हालांकि सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, आप जानते ही हैं, उसमें रशिया, चाइना, इंग्लैंड और फ्रांस और अमेरिका, 5 है। तो अमेरिका के साथ मान लीजिए इंग्लैंड और फ्रांस होते भी हैं, तो चाइना और रशिया वीटो कर देंगे किसी भी रेजोल्यूशन को, लेकिन वो एक अलग बात है। यहां पर क्या है कि अमेरिका के खुद के अंदर इतने भयंकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि आप एक नजर देखिए। अमेरिका में इतनी ब्रूटैलिटी नहीं देखी गई है। जैसे इंग्लैंड में भी एक अप्रत्याशित ब्रूटैलिटी देखी जा रही है प्रो पैलेस्टीनियन फोर्सेस पे जो दमन हो रहा है, वैसे ही अमेरिका में जो आईसी, जो वहां जो इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट फोर्सेस हैं, और ट्रंप ने जो अभियान चला लिया है कि जो लोग इलीगली स्टे कर रहे हैं उनको निकाल के बाहर करो, ये करो, तो वो लोग एक आम नागरिकों को ऐसे ही कर रहे हैं। जो भी थोड़ा सा अलग दिख जा रहा है उसके साथ कर रहे हैं। और मिनियापोलिस में आपको पता है कि निकोल गुड करके, रेनी निकोल गुड नाम की महिला को गोली मार दी सरेआम। उसके बाद वहां की सरकार जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट,
ये मिनेसोटा स्टेट की, उसने विद्रोह जैसा कर दिया। अब अभी देखिए एक रहमान आलिया नाम की बांग्लादेशी अमेरिकन सिटीजन, वो थी, मतलब वो थी नहीं, है डिसेबल्ड, वो डिसेबल्ड है। और मैं आपको एक सीरीज ऑफ फोटोग्राफ्स दिखाता हूं, उसके साथ कैसा व्यवहार आईसीई ने किया। यही भारतीयों के साथ भी हो रहा है। भारतीय जो वहां पर लंबे समय से वहां पर अमेरिका में बसे हुए हैं, उनको जबरदस्ती बाहर निकाला जा रहा है। आप देखिए, और यही अमेरिका जो है वो ईरान को भाषण देता है। और आप अब देख सकते हो, और यहां तक कि ट्रंप ने कह दिया है कि हम इंसरेक्शन एक्ट इवोक करेंगे। 1807 में इंसरेक्शन एक्ट पास हुआ था, जिसके तहत अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो अमेरिका का प्रेसिडेंट सेना को डिप्लॉय कर सकता है अपने सिविलियन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए। अब आप बताओ, और ये अमेरिका कहता है कि हम तो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हैं और पूरी दुनिया में हम डेमोक्रेसी लाएंगे। ये सारी चीजें देखिए, ये कहीं ना कहीं पूरा जो फर्जीवाड़ा है, ये इसका स्थापित हो रहा है। अच्छा, अब देखिए यहां पर जो गाजा में हुआ है, गाजा में क्या है कि जो बोर्ड ऑफ पीस ट्रंप बना रहा है और उसके नीचे एग्जीक्यूटिव कमेटी काम करेगी, जो गाजा में जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखेगी। जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के डिसआर्ममेंट की बात अभी वो पीछे चली गई है। अभी बहुत दिनों से इजराइल ने वो सवाल नहीं उठाया, लेकिन वो एक सवाल रहेगा। और उसके चारों तरफ से कैसे रेजिस्टेंस ने मनूवर किया, वो भी हम आपको बताते रहे, अभी भी कर रहा है। अभी देखिए जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बन रही है, उसके बारे में बहुत सारी चीजें आई हैं। उसमें कुछ गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के लोग हैं, वही गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जिसने एड डिस्ट्रीब्यूट करने के नाम पे कत्लेआम किया था। कितने फिलिस्तीनियों को, गाजा के सिटीजन्स को मारा था, वो आपको पता है, पूरा काला इतिहास है। उसमें कोई हमें कहने की जरूरत नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उसको कई बार दिखा चुका है। जो प्रो इजरायली, प्रो अमेरिकन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, वो भी दिखा चुका है। और अब आप देखिए कि यहां जो पूरी स्थिति है कि फाइनेंशियल टाइम्स और तमाम जो अखबारों ने लिखा है कि ये जो इसमें करीब 16 लोग होंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी में, इसको हेड एक फिलिस्तीनी करेंगे। लेकिन इसमें जो 3-4 नाम है, जैसे एक नाम इसमें है रोमैन गॉफमैन का, ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का चीफ मिलिट्री एडवाइजर। उसके बाद यूएस इजरायली वेंचर कैपिटलिस्ट माइकल आइसनबर्ग, फिर यूएस इजरायली पॉलिसी मेकर आरियल लाइटस्टोन, फिर इजरायली टेक एंटरप्रेन्योर लीरैन टैंकमैन। ये सब लोग जो हैं, ये जीएचएफ में इन्वॉल्व थे, गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन में। और ये लोग अगर इस एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल होते हैं तो इसका फिर भगवान मालिक है। और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने पूरी तरह से वार्न भी किया। एक जो फिलिस्तीनी फिगर, जो टेक्नोक्रेटिक कमेटी होगी, ए पॉलिटिकल, तो जो एक फिलिस्तीनी फिगर इसको जो हेड करेगा, वो अली शाद का नाम आया है। इनका बहुत पुराना एक इनकी हिस्ट्री रही है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से भी ये इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन इनका बाकी जो पैलेस्टीनियन ग्रुप से, हमास, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, सबसे अच्छे रिश्ते रहे हैं। और इनको नॉमिनेट करने का मतलब है कि ट्रंप को ये बात समझ में आ रही है, और जो ट्रंप के एनवॉय विटकॉफ है, उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि हम बहुत ज्यादा इस मामले में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। ये भी बात आ रही है सामने कि जो 4 नाम ऐसे हैं इजरायली अमेरिकन, या जो मैंने बताया आपको, जो गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन या एंटी ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो था उसमें शामिल थे, तो उनके भी हटाने की बात आ रही है। अभी जो लेटेस्ट खबरें आई हैं उसमें उनके भी हटाने की बात आ रही है। इजराइल को जो गाजा में येलो लाइन से पीछे हटना है, इसको लेके भी एक बड़ी बहस अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही है। उसके बाद जो ह्यूमैनिटेरियन कमिटमेंट्स हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, कम से कम 57,000 एड ट्रक्स अभी आनी हैं, और अभी तक केवल 25,000 आई हैं, 57,000 आनी थी। 57,000 जो पूरा डेफिसिट है, 32,000 का जो डेफिसिट है, वो पूरा किया जाएगा। उसके बाद 4,200 ट्रक्स हर हफ्ते एंटर करेंगी,
कई एनजीओज आएंगे, बहुत सारी ऐसी प्लानिंग ये सब है। तो अब ये जो टेक्नोक्रेटिक कमेटी है, इसमें 14 मेंबर रहेंगे। मैं पहले शायद 12 मैंने कहा था, 14 मेंबर रहेंगे। अब और इसमें देखिए, इसका जो चीफ है वो बोर्ड ऑफ पीस, उसका तो हेड ट्रंप है, लेकिन उसका कोई ऑपरेशनल रोल खास नहीं रहेगा। उसके बाद देखिए, वेस्ट बैंक में एक बड़ी चीज हुई है। वेस्ट बैंक में आज एक यंग फिलिस्तीनी लड़के को 14 साल के रमल्ला अल मुगैयर में गोली मार दी, और उसको लेके बहुत ज्यादा एक विरोध प्रदर्शन वेस्ट बैंक में हो रहे हैं। कई जगह झड़पें हुई हैं जो आईडीएफ के खिलाफ, और आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस इसमें, जो पूरी एक बड़ा ही गुस्सा इस समय वेस्ट बैंक में है। और आपको मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस एक्टिविटीज वहां बढ़ती जा रही हैं। बीच में जो ईरान का मुद्दा है, अभी ये चल रहा है, चलेगा। इन सारी परिस्थितियों में भी देखिए वहां पर ऐसे हालात बने हुए हैं। गाजा में भी देखिए, करीब 14 गाजा के सिविलियंस पिछले 24 घंटे में शहीद हुए हैं। ऐसा नहीं, मतलब वहां भी बड़ी विकट स्थिति बनी हुई है। और रेजिस्टेंस ने एक ऐसी खबर आ रही है, अभी तक देखिए कंफर्म नहीं है, लेकिन पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने कहीं ना कहीं डेडलाइन दी हुई है कि देखो, अगर एक लेवल के बाद अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो हमारे फाइटर्स मैदान में हैं, हम लोग हमला भी कर सकते हैं। ये बात आई है। और राफा में आप जानते ही हैं पूरा, अभी तक वहां जो रेजिस्टेंस के फाइटर्स हैं उनको अभी कोई हटा नहीं पाया। उसके बाद देखिए, हिजबुल्ला एक इजराइल ने पब्लिश किया। अब इजराइल क्या कर रहा है, लेबनान पे हमले की तैयारी कर रहा है। तो उसने ये पब्लिश किया है कि अगर हम हमला नहीं करेंगे तो हिजबुल्ला हमला कर देगा। अब ये देखिए पूरा, अब इसमें भी इजराइल अमेरिका के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। फिर ईरान पे हमला, इजराइल ने भी का भी हाथ था अमेरिका को रोके, तो हो सकता है इजराइल जो हमला करे लेबनान पर, उसको अमेरिका रोके, क्योंकि ट्रंप अभी नहीं चाहता है कि लेबनान में कुछ हो, या गाजा पीस प्लान जो उसका है उसको कोई डिस्टर्ब करे। तो इस प्लान के हिसाब से हिजबुल्ला पहले वेव में 300 जो रदवान फोर्सेज हैं, 300, अभी 300 तो कम मुझे लग रहा है, ज्यादा होगी, 300 रदवान फोर्सेज ये एक फर्स्ट वेव में इजराइल को अटैक करेंगे। और बॉर्डर की जो साइट्स है, यानी इजराइल के अंदर, इजराइल और लेबनान बॉर्डर की कई साइट्स को ये कैप्चर करेंगे। उसके बाद 48 घंटे बाद 5000 फाइटर्स की दूसरी वेव आएगी, और वो फिर और आगे जाएगी। फिर 16,000 रॉकेट लॉन्च होंगे। जब ये 5,000 हिजबुल्ला फाइटर्स अंदर घुसेंगे, 16,000 रॉकेट लॉन्च होंगे, और एकड़ तक, यानी अक्का जिसको कहा जाता है, एकड़ तक जो इजराइल के अंदर एकड़ तक हिजबुल्ला घुस के कब्जा करेगा। इसमें वही बात है, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स है, इसमें बहुत सारे एग्जैजरेशन है। 48 घंटा क्यों रुकेगा भाई? 48, क्योंकि जो 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था, उसमें तो पहले आधे घंटे में ही सब हो गया था। 4,000 रॉकेट भी मार दिए थे, हजारों रेजिस्टेंस के फाइटर्स इजराइल के अंदर घुस चुके थे। कई जगह उन लोगों ने इंगेज कर लिया था। 50 से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉल है, उसको 50 से ज्यादा जगहों से ब्रीच कर लिया था। हिजबुल्ला को आप कह रहे हैं कि 48 घंटे। अब यही देखिए, ये कुछ प्लान्स जो मोसाद के ऑफिसेज में बनते हैं, और मोसाद के ऑफिसेज से जो एक प्रचार के लिए ये पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है कि ईरान अब लेबनान पे हमला करे। लेकिन फिर वही बात आती है कि अमेरिका के रहते हुए क्या ये संभव है? अमेरिका क्या अभी चाहता है? क्योंकि अमेरिका अब पूरा एक अपना केंद्रीकरण गाजा पे कर रहा है। ईरान पे ये मत भूलिएगा कि अमेरिका छोटा सा भी कोई चांस मिल जाए, क्योंकि ट्रंप की ईगो बुरी तरह से ब्रूस्ड है। ट्रंप की अपनी ईगो पूरी तरह से वो बहुत ही हर्ट है इस समय, क्या कहें। और सबसे पता है किस बात से सबसे ज्यादा हर्ट है? खामनेई ने उससे बात नहीं की। अरे खामनेई तो भाई कोई सुप्रीम लीडर है, वो पॉलिटिकल रिलीजियस लीडरशिप है वो। अब जो ईरान के प्रेसिडेंट है उससे बात करो, लेकिन ये जानता है कि खामनेई सुप्रीम है, तो वो हमसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? वो तुमसे क्यों बात करें? जहां पर बात आ जाती है ना, क्योंकि इमाम खामनेई ने साफ साफ कह दिया कि हम ट्रंप से बात नहीं करेंगे। ये एक तो हमारी पोजीशन दूसरी है, उसकी दूसरी है, और जो लोग पॉलिटिक्स डे टू डे देखते हैं ईरान में, उनसे बात करो।
दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि हमें भरोसा भी नहीं है कि अमेरिका भाई अगर ये बात करेंगे और ये बात करें और कुछ ऐसी बात हो जाए, कुछ ये लोग तो अमेरिकन तो तुरंत बात को घुमा देते, पता नहीं क्या स्पिन उसको दे दे, तो ये बहुत समझदारी का काम है। इन्होंने इमाम खामनेई ने ट्रंप से बात करने से इनकार कर दिया। ट्रंप इस मामले में बिल्कुल उसका ईगो तुरंत हर्ट हो जाता है और वो कोई भी छोटा सा मौका ढूंढ रहा है कि ईरान पे फिर से कार्रवाई हो, लेकिन ऐसा मौका उसे मिल नहीं रहा है। ये देखिए आज की खबरें थी। कल तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।